हेलो, नमस्कार और आदाब सभी मेरे दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हमारे अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। जब भी हम किसी जन्मपत्री होरोस्कोप को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जन्मपत्री के मजबूत पॉइंट्स क्या है, हमें क्या मौके अपॉर्चुनिटीज मिले हैं, हमारी ताकतें क्या हैं और क्या कोई अच्छे योग बन रहे हैं और उसके जरिए ये कि शख्स को अच्छा करने की काबिलियत होगी या नहीं। बहुत बुरी तरफ फ्लिप साइड पर भले ही आप टालना चाहो, मैं उन मुश्किल प्लेसमेंट्स के बारे में भी बात करूंगा। मसलन लग्न में पापी ग्रह मेलेफिक्स होना या नीच के ग्रह डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स जले हुए कॉम्स्टेड ग्रह दुष्टानो डस्टानस में ज्यादा ग्रह होना और लग्न या 10वें भाव पर या चौथे भाव पर भी मुश्किल पहलू टफ एस्पेक्ट्स होना। तो एक जन्मपत्री पूरी तरह से कुछ अच्छाइयों और कुछ बुराइयों का मिश्रण होती है। कभी अच्छाएं ज्यादा होती है और चुनौतियां कम, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि अच्छाएं कम हो और चुनौतियां ज्यादा हो। अब ये अलग कहानी है कि कुछ जन्मपत्रियों में अच्छाएं ज्यादा और चुनौतियां कम क्यों होती हैं, जबकि कुछ दूसरों में चुनौतियां ज्यादा और अच्छाएं कम क्यों होती है, या उल्टा। तो ये एक अलग मसला है। कर्म के लेवल पर आप क्या लेकर आए हो, आपका कर्म क्या लेकर आ रहा है, वगैरह वगैरह। हालांकि आपको जो अच्छाई दी गई है, आपको जो ताकतें दी गई हैं, जो योग दिए गए हैं, वो एक मौका है या कोई वरदान ब्लेसिंग है जो आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप उन ताकतों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सको। तो ये वरदान या ताकतें आपको इसलिए दी गई हैं ताकि आप जिंदगी में कुछ चीजें हासिल अचीव कर सको। ये उपलब्धियां अचीवमेंट्स सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये उपलब्धियां कर्म के लेवल पर, मोक्ष साल्वेशन के लेवल पर भी होती है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भी अच्छी चीजें हमें दी गई हैं, माली मटीरियल फायदे भी, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के साथ बांटने के लिए भी है। और इसलिए कुल मिलाकर राशि चक्र ज़ोडिएक कहता है, मैं तुम्हें कुछ जगहों पर ताकतें दे रहा हूं और दूसरी जगहों पर चुनौतियां दूंगा, जबकि किसी और शख्स को मैं कुछ अच्छाई दूंगा कुछ और जगहों पर, और चुनौतियां उन जगहों पर दूंगा जहां तुम्हें ऊपरी हाथ अपर हैंड दिया गया है। वजह यह है ताकि संतुलन बना रहे। तो कुछ लोग जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास रिसोर्स नहीं है, उनकी मदद उन लोगों को करनी चाहिए जिनके पास रिसोर्स है। जिन लोगों के पास मौके हैं, वो लोग भी अपने मौके उन लोगों के साथ बांटे जो उतने ब्लेस्ड नहीं है। और इस तरह राशि चक्र ये भी देख पाएगा कि आप सही रास्ते पर हो या नहीं, कि आपको वो प्लसेस और सपोर्ट मिलना चाहिए या नहीं। और एक तरीका जो राशि चक्र इस्तेमाल करता है आपको ये योग और सारी अच्छी चीजें देने के अलावा, वो है ज्योतिष का एक और अनदेखा किया गया पहलू, और ये है 5वां पहलू फिफ्थ एस्पेक्ट, किसी ग्रह का 120वां अंश डिग्री। अब बृहस्पति जुपिटर राहु और केतु को छोड़कर जिनके बारे में पता है कि उनके 9वें और 5वें दोनों पहलू होते हैं, कोई दूसरा ग्रह कम से कम पूरे पहलू फुल एस्पेक्ट्स के नजरिए से 5वां पहलू या 120वें अंश वाला पहलू नहीं रखता। सिर्फ बृहस्पति राहु और केतु को ही ये खास पहलू स्पेशल एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। मगर ये खास पहलू है तो हम जानते हैं कि 7वां पहलू सभी ग्रहों एंटिटीज के लिए होता है और हर ग्रह के खास पहलू होते हैं। मिसाल के तौर पर शनि का 3रा और 10वां पहलू होगा, मंगल का 4था और 8वां पहलू होगा 7वें के अलावा। फिर बुध शुक्र और चंद्रमा या सूर्य है जिनका सिर्फ 7वां पहलू होता है, जबकि हमारे पास बृहस्पति है जिसका 7वें पहलू के अलावा 9वां और 5वां पहलू होता है। हालांकि राहु और केतु के बारे में आमतौर पर यह नहीं माना जाता कि उनका 7वां पहलू होता है, उनका सिर्फ 5वां और 9वां पहलू होता है। मगर सभी ग्रहों के अलग अलग पहलू तो होते ही हैं, लेकिन अलग अलग ताकत के साथ। और खास पहलू वो पूरे पहलू होते हैं या वो पहलू जो ग्रह की पूरी ताकत के साथ होते हैं, और इसलिए आमतौर पर इन्हीं को गिना जाता है। तो शनि के 3रे 7वें और 10वें पहलू को अहमियत दी जाती है और गिना जाता है।
बृहस्पति के 5वें, 7वें और 9वें पहलू को गिना जाता है जब आप जन्मपत्री या उसके प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशंस, मौकों, संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज वगैरह को देखते हो। मंगल का 4था, 7वां और 8वां देखा जाता है इत्यादि, जबकि राहु और केतु का सिर्फ 5वां और 9वां देखा जाता है। हालांकि सभी ग्रहों के 1 से 11वें पहलू तक सभी पहलू होते हैं, लेकिन वो अलग अलग ताकत के कारण और क्योंकि उनकी ताकत कम होती है या उतनी ताकत नहीं होती जितनी खास पहलुओं या आम पहलू 7वें पहलू की होती है, इसलिए आम तौर पर उन्हें शुमार नहीं किया जाता या उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। मगर अगर आपको कोई जन्मपत्री बहुत मुश्किल स्पॉट ऑफ बदर में लगे तो जरूर जांच करें कि क्या किसी बहुत बुरी तरह पीड़ित एफ्लिक्टेड राशि या भाव या ग्रह पर किसी भी ग्रह का 5वां पहलू पड़ रहा है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा पीड़ित लग्नेश लग्न लॉर्ड है तो देखें कि क्या उस पर किसी शुभ ग्रह बेनिफिक प्लैनेट का 5वां पहलू पड़ रहा है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर लग्नेश 6ठे भाव में चला गया है। अब 6ठा भाव चुनौतियों, मुसीबतों और समस्याओं का भाव है, तो ऐसे शख्स को हर समय बीमारियां हो सकती हैं, उस पर कर्ज, लोन्स या उधारी हो सकती है जो वो चुका नहीं पा रहा। उसे अनावश्यक मुकाबला, कंपटीशन उन सोर्सेज से मिल सकता है जहां से उसे नहीं मिलना चाहिए, या वो लड़ाइयां या दुश्मनी की मौजूदगी। फिर भी ये लोग इन सारी चुनौतियों और समस्याओं को अपनी तरफ खींचते ही लगते हैं, क्योंकि आमतौर पर उनकी जिंदगी संघर्षों और हर मुश्किल को पार करने की कोशिशों से भरी होती है। तो ये 6ठे भाव में एक बहुत पीड़ित ग्रह है। मगर अगर इसमें और पापी ग्रह मेलेफिक्स शामिल हो जाएं और ग्रह नीच का भी हो तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी मुश्किल है। चाहे जो भी ग्रह हो, अगर वो लग्नेश है तो बेशक वो बड़ी मुश्किल है, लेकिन कोई भी ग्रह जो 6ठे भाव में जाकर नीच का हो जाए तो उस भाव के क्षेत्रों से जुड़ी चुनौतियां जिसका वो स्वामी है और उस खास भाव के वो प्रकटीकरण जो जिंदगी के लिए अहम होते हैं, साथ ही जिस चीज का वो कारका है, सब पीड़ित हो जाते हैं। तो हाँ, यहाँ रक्षा कवच, सेविंग ग्रेस, दूसरे भाव से आने वाले शुभ ग्रहों का 5वां पहलू हो सकता है। तो अगर दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह रखा हो और वो अपने 5वें पहलू 120वें अंश वाले पहलू से 6ठे भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, तो उस भाव को, उस राशि को, उस ग्रह को कुछ रक्षा कवच मिल जाता है। और आमतौर पर क्योंकि हम हमेशा या तो 7वां पहलू ढूंढते हैं या ग्रहों के खास पहलू, हम इन्हें अनदेखा कर देते हैं। मगर अगर आपको कोई बहुत पीड़ित जन्मपत्री मिले, चाहे अपनी हो या किसी और की, परिवार में या दोस्तों या जानने वालों में, तो देखें कि क्या उस खास पीड़ित प्लेसमेंट पर किसी शुभ ग्रह का 5वां पहलू पड़ रहा है। तो अगर 8वें भाव में कोई बहुत पीड़ित ग्रह है तो जांच करें कि क्या 4थे भाव में शुभ ग्रह है और 8वें भाव के उस बहुत पीड़ित ग्रह पर उनका 5वां पहलू कुछ रक्षा कवच का काम कर सकता है। अब ये कोई पूरा रक्षा कवच नहीं है। ये ऐसा नहीं है जैसे लग्न में बुध, शुक्र और चंद्रमा हो और वो दृष्टि डाल रहे हो, मान लीजिए 7वें भाव में नीच के बृहस्पति पर। मिसाल के तौर पर मेष लग्न एरीज एसेंडेंट के मूल निवासी नेटिव के लिए चंद्रमा और बृहस्पति लग्न में हो और 7वें भाव में तुला राशि लिब्रा साइन में सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हो, सूर्य नीच का हो जाता है, तो 7वें पहलू के नजरिए से निश्चित तौर पर ये एक रक्षा कवच है। वो तो वैसे भी है, मगर अगर किसी भाव पर इस तरह से जोरदार पीड़ा, स्ट्रांग एफ्लिक्शन हो, जहां कोई ग्रह जला हुआ, कॉम्स्टेड हो या कुछ और, तो वो भाव और भी ज्यादा पीड़ित नजर आता है। पहली बात तो किसी खास भाव में ग्रह का होना, खासतौर पर अगर वो उसके लिए शत्रु की राशि इनेमिकल साइन में है, तो वो अपने आप में एक चुनौती है। उसके ऊपर अगर वो वहां नीच का या जला हुआ हो जाए तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ी चुनौती हो जाती है। मिसाल के तौर पर शनि का मेष राशि में नीच होना, ये शनि के लिए शत्रु की राशि है और शनि इस राशि में नीच हो जाता है, तो ये एक मुश्किल प्लेसमेंट है। अब अगर किसी मेष लग्न के मूल निवासी के लिए शनि 6ठे भाव में मेष राशि में चला जाए, जहां वो नीच हो जाता है, और अगर दूसरे भाव में धनु राशि सैजिटेरियस में कोई शुभ ग्रह हो,
मान लीजिए चंद्रमा या शुक्र या बुध या फिर बृहस्पति भी वहां चला जाए, तो उनका पांचवा पहलू निश्चित तौर पर शनि पर पड़ेगा और ये कुछ रक्षा कवच का काम करेगा। जितने ज्यादा शुभ ग्रह दूसरे भाव में होंगे, शनि पर छठे भाव में दृष्टि डाल रहे होंगे, उतना अच्छा होगा। या फिर अगर कोई ग्रह आठवें भाव में नीच हो जाता है और चौथे भाव से शुभ ग्रह अपने पांचवें पहलू के साथ वहां हो, तो जितने ज्यादा शुभ ग्रह शामिल होंगे, रक्षा कवच उतना ही बेहतर होगा। अब हालांकि ये रक्षा कवच सिर्फ एक अतिरिक्त वरदान के तौर पर नहीं दिया जाता, ये एक मकसद के लिए दिया जाता है और यहाँ एक चेक और बैलेंस होता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये निर्भर करता है कि किस ग्रह को रक्षा कवच दिया जा रहा है और कौन सा ग्रह उसे ये कवच देने के लिए दृष्टि डाल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुभ ग्रह ही रक्षा कवच देते हैं। तथाकथित पापी ग्रह मेलेफिक प्लैनेट्स जैसे सूर्य या मंगल या फिर शनि भी अपने पांचवें पहलू से रक्षा कवच देंगे। मगर जैसे किसी भी दस्तावेज के बारीक प्रिंट, फाइन प्रिंट में कहते हैं, शर्तें लागू होती हैं, कंडीशंस अप्लाई। तो शर्तें किसी ग्रह के पांचवें पहलू पर बहुत सख्ती से लागू होती है। इसका क्या मतलब है? उदाहरण के तौर पर सूर्य को देखते हैं। सूर्य त्रिकोण ट्राइन भावों में बहुत ताकतवर होता है। सूर्य का एक त्रिकोण भाव सिंह लियो है, जिसका वो स्वामी है। सूर्य दूसरे त्रिकोण भाव धनु सैजिटेरियस का कारक है, जो 9वें भाव को दर्शाता है, क्योंकि 9वां भाव पिता को भी दर्शाता है। सूर्य पिता का भी कारक है, तो सूर्य 9वें भाव में भी ताकतवर होता है। और 9वें भाव की राशि धनु भी एक अग्नि राशि फायरी साइन है। और तीसरी बात, सूर्य लग्न में मेष राशि में उच्च का एग्जाल्टेड होता है और इसलिए सूर्य लग्न में भी बहुत ताकतवर होता है। तो सूर्य पांचवें भाव में बहुत ताकतवर है, 9वें भाव में बहुत ताकतवर है, लग्न या पहले भाव में बहुत ताकतवर है। तो बृहस्पति के बाद, बृहस्पति राहु और केतु के बाद, क्योंकि इन सब का प्राकृतिक नेचुरल पांचवा पहलू होता है, उसके बाद अगर कोई ग्रह है जिसका बहुत ताकतवर पांचवा पहलू है, वो है सूर्य। लेकिन ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मैं तुम्हें रक्षा कवच दे सकता हूँ, बशर्ते तुम ये समझो कि मेरे प्रकटीकरण मैनिफेस्टेशंस क्या है। तो सूर्य क्या है? सूर्य का मतलब है अधिकार, अथॉरिटी, नेतृत्व, लीडरशिप और साथ ही जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी लेना। तो यहाँ सूर्य कहता है कि मैं तुम्हें रक्षा कवच दूंगा। ये उस ग्रह को बता रहा है जो मुश्किल प्लेसमेंट में है। मिसाल के तौर पर वृश्चिक लग्न स्कॉर्पियो एसेंडेंट के मूल निवासी के लिए शनि छठे भाव में नीच की राशि मेष में चला गया है। अब अगर सूर्य दूसरे भाव में धनु राशि में हो और सूर्य अपने पांचवें पहलू से शनि पर दृष्टि डाल रहा हो, अब सूर्य शनि का शत्रु ग्रह इनेमिकल प्लैनेट है, तो आमतौर पर सूर्य का शनि पर पहलू अच्छा नहीं माना जाता। ये भी एक मुश्किल प्लेसमेंट है। हालांकि अपने पांचवें पहलू से, क्योंकि त्रिकोण भावों में सूर्य ताकतवर होता है और त्रिकोण भाव अच्छे लाभकारी भाव होते हैं, और इसलिए त्रिकोण पहलू या पांचवा पहलू या 120 डिग्री वाला पहलू एक बेहतर पहलू है, जो रक्षा कवच वाला पहलू है, हालांकि कम ताकतवर है। यहाँ सूर्य के पांचवें पहलू का शनि पर मतलब है। शनि क्या दर्शाता है? शनि आपका काम दर्शाता है, आपकी मेहनत, आपकी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, आपका समर्पण, डेडिकेशन, आपका अनुशासन, डिसिप्लिन, आपकी दृढ़ता, परसिवरेंस, आपका सब्र। तो सूर्य के पांचवें पहलू का शनि पर मतलब है कि अगर तुम मेहनत से काम करते रहोगे, ये खासतौर पर उस शख्स के लिए है जो सेवा सर्विस से जुड़ा है, क्योंकि छठा भाव सेवा का भाव है। तो सूर्य कह रहा है कि अगर तुम दूसरों के लिए काम करते हो, जवाबदेही लेते हो, जिम्मेदारी लेते हो और तुम सब रखते हो और दृढ़ रहते हो, और तुम शॉर्टकट्स नहीं लेते हो, तुम बेअनुशासित इनडिसिप्लाइंड नहीं होते हो, क्योंकि नीच का शनि इंसान को बहुत अनुशासनहीन, बहुत गैर जिम्मेदार भी बना सकता है। तो तुम्हारा सूर्य कह रहा है कि मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, बशर्ते तुम बहुत मेहनती हो, दृढ़ हो, अनुशासित हो, अपनी जिंदगी एक ढांचे स्ट्रक्चर के साथ जीते हो।
अगर तुम सेवा करते हो या दूसरों की सेवा ढांचे के साथ करते हो तो मैं तुम्हें रक्षा कवच दूंगा। मैं तुम्हें समय के साथ अच्छे लाभ गेन्स दिलाऊंगा। मैं तुम्हें शनि की ताकत दूंगा, सूर्य के नेतृत्व और जवाबदेही के साथ। और यही मतलब है किसी ग्रह के पांचवें पहलू का। दूसरी तरफ मान लीजिए अगर मंगल अपने पांचवें पहलू से किसी दूसरे ग्रह पर दृष्टि डाल रहा है। देखो, मंगल चौथे भाव में है और अब आठवें भाव के किसी ग्रह पर अपने पांचवें पहलू से दृष्टि डाल रहा है। अब मंगल कह रहा है कि आठवें भाव की चुनौतियों, रुकावटों, ऑब्स्ट्रिक्शंस, मसलों, अचानक उपजी मुश्किलों, सडन फ्लेयर अप्स, अचानक आने वाली चुनौतियों, अचानक आने वाली रुकावटों, तुम्हारी जिंदगी में अचानक आने वाली आपदाओं, ट्रिबुलेशंस को पार करने के लिए मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा। मैं तुम्हें लड़ने की एनर्जी दूंगा क्योंकि मंगल एक योद्धा है। तो मैं तुम्हें लड़ने की एनर्जी दूंगा। मैं तुम्हें इच्छा शक्ति, विल पावर का फायदा दूंगा, लड़ने और उसे पार करने की मजबूत प्रेरणा, मोटिवेशन दूंगा। मंगल उसे पार करने और फिर जीतने के बारे में भी है। मैं तुम्हें उस रुकावट पर जीत दिलाऊंगा। हालांकि तुम्हें इस एनर्जी, इस ताकतवर इच्छा शक्ति, इस आक्रामकता, एग्रेशन, इस दृढ़ता, असर्टिवनेस को जिम्मेदारी के साथ और एक ऊंचे लक्ष्य, हायर गोल के लिए इस्तेमाल करना होगा। मंगल किसके लिए काम करता है? मंगल सूर्य के लिए काम करता है। सूर्य राजा है, लेकिन सूर्य आत्मा भी है। तो ऊंचा लक्ष्य, जब तक तुम ये ध्यान रखते हो कि तुम कैसे लड़ रहे हो और तुम आठवें भाव की चुनौतियों या मुश्किलों को पार कर रहे हो, तब मैं तुम्हें जीतने की ताकत और इच्छा शक्ति दूंगा। मान लीजिए अगर चंद्रमा जैसा ग्रह आठवें भाव में हो और अब मंगल चौथे भाव में हो और चंद्रमा पीड़ित हो सकता है। वही चंद्रमा आठवें भाव में मकर राशि कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, तो यहाँ चंद्रमा मुश्किल में है। पहली बात तो आठवें भाव में वृश्चिक की एनर्जी होती है और वहां ये मुश्किल में है, और मकर राशि में जो कर्क राशि कैंसर के ठीक उलट राशि है, तो ये उल्टी राशि है। तो यहाँ चंद्रमा मकर राशि में, खासतौर पर आठवें भाव में बहुत अच्छा नहीं करता। अब मंगल चौथे भाव से चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है जब चंद्रमा आठवें भाव में रखा है। मंगल कह रहा है कि जिंदगी की चुनौतियों को पार करने की कोशिश में, खासतौर पर दूसरों की मदद करने से जुड़ी हुई, तो अगर तुम खुद मुश्किल में हो फिर भी दूसरों की मदद करते हो। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा का मतलब है सहयोग करना, देखभाल और पोषण, नर्चरिंग करना, दूसरों के साथ हमदर्दी, एम्पैथी रखना। तो अगर जब तुम खुद एक चुनौती से गुजर रहे हो, फिर भी हमदर्दी रखते हो, फिर भी दूसरों का पोषण करते हो, फिर भी दूसरों को सपोर्ट करते हो। अगर तुम्हारे पास खाने को कम है लेकिन तुम्हारा पड़ोसी भी भूखा है, तो तुम अपना खाना बांटते हो। अगर तुम्हारे पास रोटी का सिर्फ एक टुकड़ा है लेकिन तुम राजी हो, तुम कहते हो ठीक है, मैं इसका आधा तुम्हारे साथ बांट लूंगा, जो बहुत मुश्किल है, लेकिन यही शर्तें लागू होती है। और उन मुश्किल हालातों में भी, जैसे शनि नीच का है छठे भाव में, तो तुम्हारा चंद्रमा आठवें भाव में मकर राशि में पीड़ित हो रहा है। तो मंगल कह रहा है अगर तुम दूसरों का सपोर्ट करते रहोगे, दूसरों का पोषण करते रहोगे, तो मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा जिससे तुम उन मानसिक चुनौतियों, भावनात्मक उथल पुथल, अपहीवल्स को पार कर सको जो चंद्रमा तुम्हें आठवें भाव में दे सकता है। तो चुनौतियां जैसे डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ब्रेकडाउन तुम्हारे पास नहीं आएंगी अगर तुम दूसरों के सहयोगी भी हो। अगर तुम कभी महसूस करते हो मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं मुश्किल में हूँ, और तुम उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँ, तुम्हारे प्रति समझदारी दिखाऊं, हाँ, भले ही तुम खुद एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, तुम्हें खुद को संभालना होगा, अपना ख्याल रखना होगा, अपने आप को ठीक से हैंडल करना होगा, और फिर उन दूसरों को भी सपोर्ट करना होगा जो तुम्हारे आसपास हो सकते हैं और जो तुमसे ज्यादा मुश्किलों से गुजर रहे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर तुम खुद घर में मुश्किल में हो, तुम्हारे पास एक नौकरानी है जो घर में मदद करने आती है, उसके अपने घर में भी मुश्किलें हैं, उसका पति उसके साथ बहुत आक्रामक हो सकता है, शायद उसके साथ बदसलूकी, एब्यूसिव भी करता हो, और क्योंकि तुम डिप्रेशन से गुजर रहे हो,
तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कुछ कहा, तुम्हारे पति ने तुमसे झगड़ा किया और तुम अपनी नौकरानी के साथ नखरे तांट्रम कर रहे हो जबकि वो खुद मुश्किलों से गुजर रही है, तब मंगल तुम पर शर्तें लागू करेगा। मंगल तुम्हें और ज्यादा पीड़ित एफ्लिक्ट करेगा और वो है शर्तें लागू होना। अगर मैं तुम्हें रक्षा कवच देता हूं और तुम इसका फायदा नहीं उठाते तो मैं पटके उलट दूंगा। मैं तुम्हें और ज्यादा समस्याएं दूंगा, मैं तुम्हें और ज्यादा आक्रामकता दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी में और ज्यादा उतार चढ़ाव वोलेटिलिटी दूंगा, तुम्हारी अपनी भावनात्मक उथल पुथल में। तो पांचवा पहलू एक रक्षा कवच है, लेकिन शर्तें लागू के साथ। अगर तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते तो वहां एक चुनौती खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ अगर तुम्हारे पास बुध या शुक्र का पांचवा पहलू हो, ये ज्यादा भौतिक देने वाले मटीरियल गिविंग पहलू है, जिसका मतलब है कि ये तुम्हें पैसे फाइनेंस की चुनौतियों को पार करने में मदद करेंगे। चुनौतियों को पार करने में अगर तुम्हारे पास जिंदगी की अच्छी क्वालिटी नहीं है और तुम बहुत बहुत तरस रहे हो और चाह रहे हो कि जिंदगी मुझे कोई रक्षा कवच दे, तो एक रक्षा कवच सूर्य का पहलू, मंगल का पहलू, बृहस्पति का पहलू वैसे भी बहुत ज्यादा बचाने वाले सेविंग होंगे, लेकिन बुध और शुक्र का पहलू, मान लो तुम्हारे पास शनि 8वें भाव में है, तो ये शख्स को उसके माली हालात फाइनेंशियल सिचुएशन से जुड़ी चुनौतियों और मसलों को पार करने में मदद कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो मुश्किलों में पड़ रहा है। वो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा, वो हॉस्पिटल के बिल नहीं भर पा रहा और 8वें भाव से आए अचानक चुनौतियां चौथे भाव से अपने 5वें पहलू के साथ ज्यादा मदद करने वाले हो सकते हैं और कुछ सहारे सपोर्ट का रास्ता भी दे सकते हैं। लेकिन किस लिए? बस तभी जब तुम भी बुध और शुक्र क्या है? बुध कहता है बहुत ज्यादा विश्लेषण ओवर एनालिटिकल मत बनो, बहुत शिकायत करने वाला मत बनो, अपनी मुश्किलों में भी शिकायत मत करो, उंगली मत उठाओ। शुक्र क्या है? शुक्र दूसरे लिंग ऑपोजिट जेंडर और रिश्तों रिलेशनशिप्स के बारे में है, देवी एनर्जी के बारे में। तो अपने रिश्तों को मजबूत रखो, अपने रिश्तों पर काम करते रहो। जब तुम किसी चुनौती से गुजर रहे हो तब मैं तुम्हें थोड़ी राहत शक्कर दूंगा, मैं तुम्हें थोड़ा सपोर्ट दूंगा, मैं तुम्हें माली मोर्चे पर थोड़ी रिलीफ दूंगा। तो सूर्य मंगल शनि इनके पहलू ज्यादा मददगार होते हैं। शनि का पहलू तुम्हें स्थिरता स्टेबिलिटी देने के लिए है, मंगल का पहलू तुम्हें लड़ने का मौका देने के लिए है, सूर्य का पहलू तुम्हें अपने नेतृत्व अपनी ताकत और अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही लेने की क्षमता के जरिए चीजों को पार करने की काबिलियत देने के लिए है। उस जरिए तुम पार कर जाते हो। लेकिन शुक्र और बुध ज्यादा तुम्हें माली पहलुओं के जरिए मदद करने के बारे में है। हालांकि तुम्हें ये यकीनी बनाना होगा कि रिश्ते बरकरार रहें। तुम शिकायत नहीं कर रहे हो, तुम बहुत चालाक क्लेवर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, खासतौर पर बुध के पहलू के साथ। तो ये एक रक्षा कवच है जो तुम्हें दिया गया है। चंद्रमा का पांचवा पहलू इस बारे में है कि तुम कैसे ज्यादा समझदारी हमदर्दी सपोर्ट और दूसरों का पोषण दिखा पाते हो। तब चंद्रमा का पहलू मदद करता है। अगर नहीं तो चंद्रमा तुम्हें और ज्यादा मुसीबत देगा और ज्यादा भावनात्मक उथल पुथल देगा और ज्यादा चुनौतियां देगा और ज्यादा भावनात्मक मसले देगा, तुम्हें और ज्यादा मुश्किल में डालेगा जहां तुम सही से सोच नहीं पाओगे। तुम उदास हो जाओगे, तुम दुखी हो जाओगे, तुम अपने आप को अच्छे से संभाल नहीं पाओगे। तो हर ग्रह का पांचवा पहलू रक्षा कवच है, एक वरदान है जो हमें दिया गया है, एक ताकत है, खासतौर पर उस जिंदगी में जहां दूसरी चीजें काम करती हुई नहीं लग रही हो। हमारे लिए कोई दूसरा रक्षा कवच नहीं है। किसी पीड़ित ग्रह पर बृहस्पति का 9वां या 5वां पहलू नहीं है, बुध शुक्र या बृहस्पति या चंद्रमा का 7वां पहलू नहीं है। तब इनमें से किसी भी ग्रह का 5वां पहलू एक रक्षा कवच हो सकता है। यहाँ शत्रु या सपक्ष ग्रह, इनेमिकल या बेनिफिकल प्लैनेट्स या पाप शुभ पहलू इतने मायने नहीं रखते। 5वां पहलू आमतौर पर लाभकारी होता है, लेकिन चुनौतियों के साथ, जिसका मतलब है कि ये दो तरफ काम करता है। किसी भी ग्रह का 5वां पहलू दो तरफ काम करेगा अगर तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हो, क्योंकि ये त्रिकोण पहलू है।
त्रिकोण भाव हमेशा हमारे लिए भाग्यशाली लकी भाव होते हैं और ये ग्रह का 5वां पहलू है। ये त्रिकोण पहलू है तो आमतौर पर ये अच्छे पहलू होते हैं, लेकिन शर्तें लागू के साथ। बुध और शुक्र का 7वां पहलू हमेशा लाभकारी होता है, या फिर बृहस्पति और चंद्रमा का भी हमेशा लाभकारी होता है। यहाँ पर कोई शर्तें लागू नहीं होती, लेकिन इन सभी ग्रहों का 5वां पहलू भी, खास तौर पर ये 3 बुध, शुक्र और चंद्रमा जिंदगी की शर्तों के साथ आएंगे। बृहस्पति का 5वां पहलू, क्योंकि ये एक प्राकृतिक पहलू है, खास पहलू है, आमतौर पर लाभकारी ही होगा। तो दोस्तों, अगर तुम्हारी जन्मपत्री में कोई मुश्किल जगह हो, तुम बहुत सारी चुनौतियों से गुजर रहे हो, तो देखो कि क्या किसी भी भाव पर कोई 5वां पहलू पड़ रहा है। तो अगर तुम्हारे ग्रह दुष्टानों में हो, तो देखो कि क्या दूसरे भाव में ग्रह हैं जिनका 6ठे भाव पर 5वां पहलू पड़ रहा हो। अगर कोई ग्रह 8वें भाव में हो, तो देखो कि क्या चौथे भाव में कोई ग्रह है जो उस भाव पर दृष्टि डाल रहे हो। या अगर तुम्हारे ग्रह 12वें भाव में पीड़ित हो, तो देखो कि क्या 8वें भाव में कोई ग्रह है जो 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हो और वो सपोर्ट दे रहे हो। और उनका समझदारी से इस्तेमाल करो और सावधान रहो कि रक्षा कवच कैसे वहां मौजूद है, क्योंकि उस पर एक शर्त लागू होती है। असल में अगर तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते, तो ये तुम्हारी चुनौतियों को दोगुना कर सकता है। और इसलिए 5वें भाव में बुरी तरह पीड़ित शनि तुम्हें और ज्यादा मुसीबतें दे सकता है। अगर सूर्य दूसरे भाव में रखा है और तुम नेतृत्व लेने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम जवाबदेही लेने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम दृढ़ता रिजॉल्व के साथ काम करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तब ये तुम्हें और ज्यादा चुनौतियां दे सकता है। खास तौर पर जब तुम्हें नेतृत्व की स्थिति लीडरशिप पोजीशन दी गई हो और तुम नेतृत्व को ठुकरा देते हो क्योंकि तुम मुश्किल दौर से गुजर रहे हो और भाग जाते हो। तुम जवाबदेही नहीं लेते, तुम जवाबदेही किसी और पर डालने की कोशिश करते हो। फिर तुम और ज्यादा चुनौतियों से गुजरते हो और ज्यादा मसलों से गुजरते हो। तो 5वें पहलू का इस्तेमाल करो। पहले 5वें पहलू को अच्छे से समझो और देखो कि क्या सिर्फ दुष्टानों पर ही नहीं, बल्कि किसी भी भाव पर जहां कोई ग्रह नीच हो रहा है, कोई ग्रह जल रहा है, कोई ग्रह राहु या केतु से ग्रसित एक्लिप्स हो रहा है, अगर उस पर कोई 5वां पहलू पड़ रहा है, खासतौर पर शुभ ग्रहों का या किसी तथाकथित पापी ग्रह का भी, लेकिन 5वें पहलू ताकतवर होते हैं, लेकिन शर्तें लागू होती हैं। तो पहलू को अच्छे से समझो कि पीड़ा एफ्लिक्शन क्या है और 5वां पहलू तुम्हें क्या बता रहा है। वो जिम्मेदारी क्या है जो 5वां भाव 5वां पहलू डालने वाला ग्रह तुम्हें बता रहा है। उस ग्रह का प्रकटीकरण क्या है और वह किस ग्रह पर दृष्टि डाल रहा है और उसका प्रकटीकरण क्या है। दोनों को जोड़ो, जिम्मेदारियों को समझो और उन्हें आगे बढ़ाओ। तब तुम पाओगे कि तुम्हें कुछ राहत मिली है, कुछ सहारा सक्कर मिला है, ताकि तुम सबसे मुश्किल प्लेसमेंट्स में से एक से और जिंदगी की सबसे मुश्किल सूरत हाल से भी अपने आप को बाहर निकाल सको। लेकिन अगर तुम इसे अच्छे से नहीं समझोगे, तो तुम जो पहले से गुजर रहे हो उसके ऊपर और ज्यादा चुनौतियां सवार हो सकती है। तो 5वें पहलुओं को अच्छे से समझो, उनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो। और 5वें पहलू को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि उस पर शर्त लागू होती है, ये है कि तुम एक ऐसे इंसान बनो जो अपनी जिंदगी नैतिकता एथिकली के साथ जीता है, बहुत अनुशासित है, बहुत माफ करने वाला है, शुक्रगुजार है और राहत पाने के लिए सब्र के साथ परम ऊर्जा सुप्रीम एनर्जी पर निर्भर रहता है, ना कि शॉर्टकट्स या गैर नैतिक अनएथिकल तरीकों का इस्तेमाल करे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मेरे से व्यक्तिगत परामर्श पर्सनल कंसल्टेशन के लिए देख रहे हो, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स के जरिए मुझसे संपर्क करो। किसी और समय, किसी और वीडियो तक, ये आपका दोस्त और गाइड इरफान नमस्कार कहता है।